नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस दौरान राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी पहुंचेंगे। न्याय यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज जांजगीर चांपा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय यात्रा को लेकर बैठक की। दीपक बैज ने इस दौरान बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर जिले से में प्रस्तावित है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान दीपक बैज बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है। बेरोजगारी और महंगाई भी चरम पर है और अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करती है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। बता दें कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है, जहां यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल की तरफ से 2024 करोड़ की सौगात दी गई है, जिसमें से यमुनानगर को 15 करोड़ की सौगात मिली है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने हिसार से 2024 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान बताया कि यमुनानगर जिले को भी करीब 15 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने जिले की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इन योजनाओं में करीब 5 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 10 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, जहां करीब 2 करोड़ 62 लाख की लागत से फिरोजपुर से रसूलपुर तक नई सड़क के निर्माण कार्य, जगधारी के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मल्टीपर्पज हॉल, 4 ACRS बास्केटबॉल ग्राउंड, बच्चों के लिए शौचालय और 4 साइंस हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा जगधारी विधानसभा के इस्माइलपुर में 6 करोड़ 36 हजार रुपए की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन और रानीपुर में बने 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार इसी प्रकार से करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा के हर जिला को देते हैं और इस बार भी 2024 करोड़ रुपए की सौगात पूरे हरियाणा को दी है और उसमें जो काम हमारे यहाँ भी शुरू होने वाले हैं, कुछ हमारे काम पूरे हो चुके हैं, मैक्सिमम काम तो हमारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो उनमें भी 15 करोड़ 41 लाख 66 हज़ार के जो काम है वो हमारे जिले के हैं, वो सारे पूरे हो चुके हैं। उनमें से कुछ है उनकी शुरुआत होगी, तो बाद हमारा सौभाग्य इस प्रकार है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की ही कर लेते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल की जा रही है, जिसका जायजा डीएम और एसपी ने लिया। तो देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। इस कड़ी में जांजगीर चांपा के हाई स्कूल में अंतिम रिहर्सल की गई। कलेक्टर आकाश चिकारा और एसपी विजय अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल का जायजा लिया और कर्मियों को सुधारने के निर्देश भी दिए। बता दें कि जांजगीर चांपा में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि विधायक अमर अग्रवाल हाई स्कूल में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर मंच समेत वीआईपी के बैठने, आम नागरिकों के प्रवेश और बैठने का स्थान भी निर्धारित किया गया। 26 जनवरी का त्यौहार पूर्ववत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और उसी का अंतिम ड्रेस रिहर्सल आज आयोजित किया गया है और उसमें सभी विभाग के अधिकारी, कलेक्टर साहब सभी शामिल हैं और पहले की जैसी परंपरा रही है जिले की, उसी मुताबिक पूरा तैयारी की गई है। 26 जनवरी 2024 को जो देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो हमारे जिले जांजगीर चांपा में भी बड़े शान से ये गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारियां की जा रही है, जिसके परिपालन में आज 24 जनवरी को हम लोग फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। इसमें मिनट टू मिनट पूरी तैयारियां देखी गई कि जिस प्रकार से गरिमामय हर साल मनाया जाता है, उसी प्रकार से और उससे अच्छे तरीके से हम इस बार गणतंत्र दिवस को मनाएं। तो उसके जमीन परेड का संचालन किस प्रकार हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार हो रहे हैं और जो सारा शहीद
शहीद परिवारों का सम्मान और अच्छे कर्मचारियों का सम्मान, वो सारी चीज़ें आज दोबारा फुल ड्रेस रिहर्सल में अच्छे से की गई। और हमें उम्मीद है कि जब हमारे VIP 26 जनवरी को आएंगे तो उनके सामने भी हम बेहतरीन तरीके से गणतंत्र दिवस का पूरा परेड का। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां पर भीषण सर्दी के कारण भी बच्चे जमीन पर बैठे स्कूल में नजर आए। तो हरियाणा में सर्दियों की छुट्टी के बाद स्कूल खोले गए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में स्कूल खुलने के पहले ही दिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की खबर सामने आई। ये मामला थानेसर ब्लॉक के खेड़ी ब्राह्मण गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चे ठंड के मौसम में जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। इस प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ बच्चों को क्लासरूम में ही नहीं बल्कि बरामदे में ही दरी बिछाकर बैठाया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को जरूरी निर्देश देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल की जमीन को लेकर विवाद है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है और क्लासरूम की कमी दूर नहीं हो पा रही है। ध्यान में लाया गया है। विद्यालय मुखिया को इसके बारे में जरूरी निर्देश दे दिए जाएंगे कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए बिठाते हुए। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो विद्यालय है ये डिस्प्यूटेड लैंड पे बना हुआ है तथा मैटर कोर्ट में है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ कमरों का इशू चल रहा है। और ये जो मामला है ये सभी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है और शीघ्र इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाए। ध्यान में लाया गया है। विद्यालय तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फतेहाबाद की, जहां भट्टू में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भट्टू इलाके में सैम की समस्या को लेकर किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान भट्टू उप तहसील कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भट्टू मंडी में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। किसानों ने प्रदर्शन को सरपंच एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। एसोसिएशन के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने समस्या से निजात न मिलने पर भट्टू के BDOP कार्यालय में तालेबंदी का भी ऐलान किया। आंदोलन कर रहे किसानों ने मामले को लेकर 28 जनवरी को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल भट्टू इलाके के कई गांवों के किसान सैम की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या से निजात दिलाने के लिए किसान पिछले 64 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। दरअसल सैम एक ऐसी समस्या है जहां भूजल ऊपर आ जाता है और जमीन दलदल हो जाती है। साथ ही जहां जहां ये समस्या होती है वहां पूरी धरती दलदली क्षेत्र बन जाती है। इससे मिट्टी की उपज कमजोर होती है और बाद में भूमि बंजर हो जाती है। हजारों की संख्या में किसान, व्यापारी, दुकानदार, मजदूर पहुंचे हैं। आज बड़ी संख्या में इलाके के लोग पहुंचे, JCB तक साथ लेकर इस धरने को समर्थन देने, अपनी ताकत बढ़ाने यहाँ पर पहुंचे। फैसला 28 तारीख को लिया जाएगा। 28 तारीख को बड़ी महापंचायत रखी गई है, उसमें फैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं, समय रहते प्रबंध कर दिया, अन्यथा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अमूमन पहले तो आप सभी को राम राम नमस्कार। अमूमन हम लोग डेली इस धरने पे रहने का काम करते हैं और इस धरने को सशक्त करने के लिए जो भी सरपंचों की तरफ से प्रयास है वो किया जा रहा है। हमारी तरफ से संख्या बल में आदमियों को भी यहाँ भेजने का काम करें, भी ये धरना और ज्यादा मजबूती से चलने का काम करें और इसको जीत की तरफ ले जाने का काम करें, किसानों की सेम की समस्याओं का उचित समाधान हो सके। इसी कड़ी में सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि इस धरने को, इस आंदोलन को समर्थन देते हुए हम लोग कल वीडियो ब्लॉक के तालाबंदी करेंगे। कल पूरे दिन वीडियो ब्लॉक बंद रखेंगे। तो बुलेटिन बाद हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां रोडवेज कर्मचारियों का धरना देखने को मिला है। तो यमुनानगर में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बसों का चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसका असर यमुनानगर में भी देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जहां साझा मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर सभी कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। जहां कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जो मांगे मानी थी उन्हें अभी तक लागू नहीं किया है। वहीं इस हड़ताल से बस स्टैंड पहुंचे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। साझा मोर्चा ये सभी संगठन है, सभी ट्रेड यूनियन, सीटू है, महासंघ है, सरकारी संघ है, ये इंटक है, ये सभी संगठनों का एक साझा मोर्चा हरियाणा में रोडवेज में बने हुआ है। ये हमारी कुछ मांगे, 7 मांगे हमारी सरकार ने मानी है।
जो हम खट्टर साहब के वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने के लिए, घेराव करने के लिए गए थे 10 जनवरी को सरकार ने हमारे को आमंत्रित किया है, बुलाया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है। एक वो दफाधिकारी भेज दिया, खट्टर साहब कह रहे हैं इनको आश्वासन दीजिए। हम कह रहे हैं जो हमारी मांगे मान्य है, हमारा बोनस नहीं दिया जा रहा है। अब कैटेगरी डी ग्रुप के जो भर्तियाँ वर्कशॉप को बंद करने जा रही है सरकार, अप्रैल के महीने में कह रही है सरकार इनको बंद करेंगे कैसे, यानी कि जो बच्चे बेरोजगार हैं हमारे। तो बुलेटिन में बात तो गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। तो गरियाबंद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक युवक की डंडे से पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप मृतक के छोटे भाई पर ही लगा। ये मामला पीपरछड़ी थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक छोटे भाई की बैंक वसूली को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान छोटे भाई ने गुस्से में बड़े भाई पर डंडे से कई वार किए, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात तो गरियाबंद की ही कर लेते हैं, जहां करंट की चपेट में आने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। तो गरियाबंद में घर में कपड़े सुखाते वक्त 2 महिलाएं करंट की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ये मामला गरियाबंद जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक महिला छत पर कपड़े सुखाने गई थी। जब करंट की चपेट में आने पर वो चिल्लाई तो दूसरी महिला उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी खुद करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों की मदद से दूसरी महिला को बचाया जा सका। यहां मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दूसरी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, आज सुबह जो है 10:45 पे एक देवकी डोंगरे वार्ड नंबर 2 उम्र 25 साल जिसको हॉस्पिटल लाए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले वो जिसकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरी जो है सुमन डोंगरे वार्ड नंबर 2 की है, उसको भी लाए थे, जिनको विद्युत प्रवाह से घायल होना बता रहे थे, लेकिन उसकी स्थिति जो है अभी ठीक है। हाँ, आज सुबह जो है 10:45 पे एक देवकी डोंगरे वार्ड नंबर 2 उम्र 25 साल जिसको हॉस्पिटल लाए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले वो जिसकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरी जो है सुमन डोंगरे वार्ड नंबर 2 की है, उसको भी लाए थे, जिसको। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां डेंटल क्लिनिक में आग लगने का मामला सामने आया है। तो यमुनानगर में डेंटल क्लिनिक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह घटना जगधारी सेक्टर 17 की बताई जा रही है। बता दें कि डेंटल क्लिनिक 3rd फ्लोर पर था, जहां मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से 4थे फ्लोर पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, धमाके से हो रही। नीचे आए ना तो फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया, कोई 11, 11:15 बजे के आसपास में, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 12 बजे के आसपास उनको फोन किया। 20 मिनट के बाद तो ये आए और 20 मिनट के बाद 20 मिनट में खाली तो आए। इनकी वजह से टोटल नुकसान हुआ। STO नंबर 138 में अचानक ही आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण। हमें सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, आग पे कंट्रोल किया गया और कुछ जान का कोई नुकसान नहीं, बाकी माल का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सबका। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाता है आम लोगों का, क्या कुछ कहेंगे आप? ये सेफ्टी रखें लाइन को, जो यानी कि शॉर्ट सर्किट हो या नहीं, बिजली को अपने पहली रात को कर जाते हैं, काट कर जाएंगे। क्या तो बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो नरकटियागंज के शिकारपुर में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें कि 2 दिवसीय खेल महोत्सव सिंहेश्वर प्रसाद वर्मा स्टेडियम नोनिया टोला में आयोजित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे बच्चों को हरी झंडी दिखाकर इस दौरान रवाना किया। इसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया गया। खेल महोत्सव के दौरान कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए बैग रेस,
फ्रॉग रेस, गणित दौड़, सुई धागा रेस और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 100 से 400 मीटर की दौड़ आयोजित की गई, जहां गणित दौड़ और स्लो साइकिल रेस का आयोजन भी किया गया। खेल महोत्सव के दूसरे दिन क्रिकेट और फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल का महत्व भी समझाया गया। सौभाग्य का विषय है कि शहर से इतना दूर होकर एक सुदूर पंचायत में, एक गांव में इतना सुंदर भव्य स्टेडियम मौजूद है और इसका उपयोग भी यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग इसको कर रहे हैं और आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारे सहयोगी वीडियो साहब ने आप लोगों को खेल की महत्ता के बारे में समझाया कि खेल हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, परंतु वो जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है और जितना महत्व जीवन में पढ़ाई लिखाई का है उतना ही महत्व जीवन में खेल और कूद का है। सौभाग्य का आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।